नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। हर रोज मैं किसी न किसी मर्डर मिस्ट्री या कोई चौंकाने वाली कहानी के साथ आप सबके सामने दोपहर को हाजिर होता हूं, लेकिन वीकेंड पर यानी शनिवार के दिन मैं क्राइम तक के खास एपिसोड या खास प्रोग्राम फॉलोअप के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होता हूं। और फॉलोअप, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हम इस प्रोग्राम में उन हाई प्रोफाइल केसेस का फॉलोअप करते हैं जो कभी अपनी घटना के होने के वक्त बहुत सुर्खियों में थे, बहुत चर्चा का विषय बने, लेकिन वक्त के साथ जिन केसेस को धीरे धीरे लोग भूलने लगे हैं। तो आज उसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस की। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद उस मामले की जांच कहां तक पहुंची, क्या पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की तो उस चार्जशीट में क्या है, कितने लोग आरोपी बनाए गए हैं, इस मामले में जो गुनहगार हैं उनको कब तक सज़ा होगी, इन तमाम सवालों का जवाब इस एपिसोड में मैं देने की कोशिश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों की जिज्ञासा मैं थोड़ी शांत भी कर पाऊं। हमारे बहुत सारे दर्शक थे जो लगातार सिद्धू मूसेवाला केस के अपडेट के बारे में जानना चाहते थे, तो मुझे लगा कि अब इस केस के बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं उस केस के लेटेस्ट अपडेट के बारे में आप लोगों से चर्चा करूं, ये बताऊं कि केस अभी किस मुकाम पर है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, कितने लोग पकड़े गए हैं, कितने लोग फरार हैं, इसके बारे में आपको लेटेस्ट जानकारी दूं। आइए जल्दी से एक रिकैप सुन लेते हैं, जिससे सारे लोगों को, जो भी हमारे दर्शक हैं, उन्हें पता चल जाए कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कब, कहां, कैसे और किन हालात में हुआ था। बहुत सारे दर्शक जो विदेशों में रहते हैं, या हो सकता है कि सारे लोगों ने न भी सुना हो, एक एक बारीक जानकारी उनके पास न भी हो, तो इस रिकैप से उनको वो जानकारी मिल जाएगी। हालांकि वो मामला अपने आप में बहुत मशहूर था और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि शायद आप में से ज़्यादातर लोग उसको जानते होंगे, लेकिन अगर जानते भी होंगे तो एक रिमाइंडर समझ लीजिए, उस तरह की चीज़ हो जाएगी। 29 मई 2022 के रोज़ सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ था और मानसा में उनका जो गांव है मूसा, जिसके नाम पर उन्होंने खुद अपना नाम मूसेवाला रखा है, उस गांव से निकलकर वो पास के ही एक और गांव जवाहर के जा रहे थे। शाम का वक्त था। उनका एक रिश्तेदार जो है वो बीमार था और वो उस बीमार रिश्तेदार की मिजाज पुरसी के लिए जा रहे थे, उनका हालचाल पूछने के लिए जा रहे थे। और तभी बीच रास्ते में 2 गाड़ियों में आए शूटरों ने घेर कर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की और उनकी जान ले ली। सिद्धू खुद एक थार जीप में सवार थे, जिसे वो खुद ड्राइव कर रहे थे, और उनके बगल वाली सीट पर उनके जो है एक दोस्त या रिश्तेदार, जो भी आप कहें, वो भी मौजूद थे। लेकिन जो सिद्धू मूसेवाला हमेशा अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर चलते थे, इत्तेफाक से आज उन्होंने अपने साथ किसी सिक्योरिटी गार्ड को नहीं लिया था और इसी बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, उसे देखने से ये साफ था कि जो भी शूटर्स थे, जो भी कातिल थे, वो घात लगाए सिद्धू मूसेवाला का घर से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे थे और उन्हें इस बात का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था कि सिद्धू कब बगैर सिक्योरिटी गार्ड के, बगैर पुलिस वालों के निकलते हैं, तब उन्हें टारगेट करना ज़्यादा आसान होगा। कहने का मतलब ये कि कोई ज़रूर था जो सिद्धू मूसेवाला के पल पल की खबर इन कातिलों को, गैंगस्टरों को दे रहा था। जब तफ्तीश हुई तो वो चेहरे भी बेनकाब हुए और ये पता चला कि जिस भी गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, उस गैंग के जो मुखबिर हैं, जो इन्फॉर्मर हैं, वो लगातार मूसेवाला के घर के आसपास रेकी कर रहे थे। और उन्होंने 29 मई की शाम को भी जब सिद्धू घर से बगैर सिक्योरिटी गार्ड के निकले तो उसकी खबर अपने आका को दी थी और आका ने कातिलों को इंस्ट्रक्ट किया था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। 2 गाड़ियों में कातिल आए थे, एक बोलेरो में और एक टोयोटा कोरोला में। कुछ सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे, जांच आगे बढ़ी और जांच में ही पुलिस को वो जो गाड़ी कत्ल में इस्तेमाल किए गए थे, वो गाड़ियां लावारिस हालत में मानसा के आसपास पंजाब में ही पड़ी हुई मिली। और उनमें से एक गाड़ी बोलेरो में एक डीजल भराए जाने की पर्ची मिली और वो पर्ची बहुत क्रूशियल एविडेंस या लीड, आप जो भी कहें, इस मामले को सुलझाने में साबित हुई। असल में उस पर्ची में फतेहाबाद के एक पेट्रोल पंप का नाम लिखा हुआ था और कितना लीटर डीजल भरवाया गया उस गाड़ी में, उसका जिक्र था। तो पुलिस जो है बिना देर किए हुए सीधे पंजाब की पुलिस पहुंची फतेहाबाद और हरियाणा पुलिस की मदद से पंजाब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। और जब फुटेज निकलवाया गया तो पता चला कि डीजल भरवाने के लिए जो भी शूटर्स उस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, उन शूटरों में एक शूटर जो है
वो प्रियव्रत फौजी उसका नाम है और उसके गैंग के बाकी लोग उस गाड़ी में सवार थे। अब एक चेहरा, एक नाम पुलिस को मिल चुका था। तफ्तीश आगे बढ़ी तो बहुत जल्द ये साफ हो गया कि इस शूटआउट के पीछे तिहाड़ जेल दिल्ली में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में रहने वाला गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ ये शामिल है। बेसिकली गोल्डी बराड़ ने इस हत्याकांड के कुछ ही देर बाद एक वीडियो जारी कर भी इस हत्याकांड की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी और ये कहा था कि उसी ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला लगातार जो उसके दुश्मन है उसके साथ मिला हुआ था और उनके सर्कल के लोगों को, उसके गैंग के लोगों को वो जो है लगातार परेशान कर रहा था। बाद में जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो ये भी पता चला कि पंजाब में एक अकाली नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या हुई थी और विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या में के लिए गोल्डी बराड़ और ये जो लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के लोग हैं वो सिद्धू मूसेवाला को भी जिम्मेदार मानते थे और इसी वजह से उनमें इतनी खुंदक थी कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को यूं गोलियों से भून दिया। एक ऐसी शख्सियत को जिसकी फ़ैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लाखों में है। वो पंजाबी गाने गाते हैं और फिर भी सोचिए कि लाखों लोगों के दिलों पर सिद्धू मूसेवाला अपने जीते जी राज करते थे और अब भी राज करते हैं। तो इस घटना ने लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया और पंजाब पुलिस ने फ़ौरन जांच करने के लिए इस मामले की एक एसआईटी बना दी और फिर पुलिस लगातार शूटर्स की तलाश करती रही। एक एक कर तकरीबन सारे शूटर्स जो है वो धर लिए गए। इधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल से लॉरेंस बिश्नोई को अपनी कस्टडी में लिया, लगातार उससे पूछताछ की और दिल्ली पुलिस ने कई सारे शूटर्स इस मामले में पकड़े। 2 शूटर जो पंजाब में ही छुपे हुए थे, उन शूटर्स का पुलिस ने पीछा किया और अमृतसर के पास उन 2 शूटरों को पुलिस ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस तरह से इस मामले में जो भी लोग गिरफ्तार हुए या जो भी लोग इस मामले में शामिल थे उनमें से ज़्यादातर लोगों को पुलिस राउंड अप करने, अरेस्ट करने में कामयाब रही। जो मेन 2 कॉन्स्पिरेटर हैं, लॉरेंस बिश्नोई, वो तो खैर तिहाड़ जेल में ही था, तो इस मामले में अलग से उसे गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ भी की गई और साथ ही जो एक और अहम किरदार है गोल्डी बराड़, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, चूंकि वो फॉरेन में है, बताया जाता है कि कनाडा में छुपा हुआ है, तो उस पर भी पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अब ये तो हुई रिकैप की बात। अब इसके लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूं, तो प्लीज़ सुनिए। चार्जशीट इस मामले में पुलिस ने दाखिल कर दी है। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने 26 अगस्त 2022 को ही इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस ने इस मामले में कुल 40 लोगों को आरोपी बनाया है और इनमें से 2 लोग एनकाउंटर में मारे गए हैं और 40 आरोपियों में से 29 के खिलाफ अब तक पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। जो बाकी आरोपी हैं उनको पुलिस ने क्लीन चिट नहीं दी है, बल्कि उनकी भूमिका की जाँच की जा रही है। पुलिस एक्सप्लोर करके देख रही है कि उन्होंने क्या क्या रोल निभाया। जो शूटर्स थे वो तो अपनी जगह थे ही, जिन्होंने लॉजिस्टिक मुहैया कराई, जिन्होंने इन शूटरों को छिपाने का इंतज़ाम किया, जिन्होंने हथियार दिया, जिन्होंने शूटर्स को और गैंगस्टर्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। तभी इतने लोगों को पुलिस ने इस मामले में आरोपी बनाया है और सबकी भूमिका की जांच पुलिस कर रही है। 29 के खिलाफ अब तक चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और 2 शूटर्स मारे जा चुके हैं और 4 ऐसे किरदार हैं, 4 ऐसे लोग हैं जो इस मामले में अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं और ये बहुत बड़े नाम हैं। बड़े नाम इसलिए हैं कि इनका गैंग और जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम है और सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के ऑर्केस्ट्रेटर कह लें या मास्टरमाइंड कह लें, उनमें ये लोग भी शामिल हैं। और ये चेहरे या ये नाम एक तो गोल्डी बराड़ का ही है, जिसके कनाडा में छुपे होने की बात कही जाती है। दूसरा जो है सचिन तपन है, तीसरा है अनमोल बिश्नोई और चौथा है दिपिन नेहरा। तो ये चारों के बारे में ये बताया जाता है कि ये चारों फिलहाल भारत में नहीं हैं, बाहर हैं और इसी वजह से पुलिस की गिरफ्त से भी बाहर है। यानी भारत के कायदे कानून का जहां जोर नहीं चलता ऐसे किसी मुल्क में, ऑब्वियसली भारत के बाहर कहीं भी नहीं चलता, वहाँ के अपने कानून हैं, वहाँ ये लोग छिपे बैठे हैं और पुलिस के लिए इनको एक्स्ट्राडिट कर यानी इनका प्रत्यर्पण कर उनको भारत में ले आना और उन पर मुकदमा चलाना पंजाब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन पंजाब पुलिस इस कोशिश में लगी है और एक्स्ट्राडिशन के लिए यानी इन मुलजिमों को भारत लाने के लिए
जो प्रोसीडिंग्स है उसको इनिशिएट कर दिया गया है, यानी उसकी प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। गोल्डी बराड़ के बारे में तो कहा जाता है कि वो कनाडा में हैं। बाकी सचिन और अनमोल विश्नोई के बारे में बीच में ये खबर आई थी कि उनको अज़रबैजान और केन्या में डिटेन किया गया था, और लिपिन नेहरा के बारे में भी ये जानकारी है कि वो विदेश में है। तो ये जो 4 लोग हैं, इनके पीछे फिलहाल पुलिस लगी हुई है। अब सवाल ये है कि आखिर इनका प्रत्यर्पण कब होगा और कैसे होगा। तो विदेशों से किसी भी मुलजिम को पकड़कर लाना इतना आसान काम नहीं है। ये एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया जो है काफ़ी लंबी होती है और उसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि भारत जो भी अपराधी विदेश से पकड़कर यहाँ लाना चाहता है, यहाँ के कानून के तहत उस पर कार्रवाई करना चाहता है, वो सारे अपराधियों को भारत की जो नोडल जांच एजेंसी है सीबीआई, वही पकड़ कर लाती है। लुकआउट नोटिस और रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद सीबीआई चूंकि नोडल एजेंसी है, तो सीबीआई के थ्रू ही किसी भी स्टेट की पुलिस ऐसे गुनहगारों को भारत लाने की प्रक्रिया इनिशिएट करती है, उसकी शुरुआत करती है। तो पंजाब पुलिस ने भी सीबीआई के थ्रू इस मामले में प्रत्यर्पण की कोशिश जो है शुरू कर दी है। बहुत मुमकिन है कि ये जो मुलजिम हैं, जिन जिन देशों में ये छुपे हुए हैं, उन देशों के कायदे कानून की मदद से या उन देशों की जो अदालतें हैं वहाँ पर अपनी बात रखकर ये अपने आप को भारत आने से बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत सरकार सीबीआई के थ्रू वहाँ ज़रूरत पड़े तो वहाँ की अदालतों में अपनी बात रखेगी, और इसके बाद एक एक करके इन सारे लोगों को गिरफ्तार करके प्रत्यर्पण के ज़रिए भारत लाया जाएगा। वो प्रक्रिया फ़िलहाल चल रही है, और इस प्रक्रिया के भी अलग अलग स्टेजेस हैं। कुछ एडवांस स्टेजेस में हैं, कुछ प्रीमैच्योर हैं, और किसी मामले में अभी लेटर लिखा गया है। कुछ एक ऐसे मामले हैं जिसमें विदेशी जो सरकारें हैं उनकी तरफ से जवाब मिल चुका है। तो कुल मिलाकर काम चल रहा है, और ये उम्मीद की जा सकती है कि एक एक कर ये चारों मुलजिम कानून की और भारत की पुलिस की गिरफ्त में होंगे, पंजाब पुलिस की गिरफ्त में होंगे, और उनके खिलाफ भी जो है अदालत में ट्रायल शुरू होगा। फिलहाल इस मामले में ट्रायल की शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्जशीट दाखिल हुई है, और सिर्फ एक चार्जशीट नहीं, पुलिस ने ज्यों तफ्तीश होती जा रही है, नई नई जानकारियां सामने आती जा रही हैं, पुलिस और चार्जशीट दाखिल कर रही है। तो पुलिस ने एक तो मेन चार्जशीट दाखिल की है, और उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है। फिलहाल पुलिस को और भी बहुत सारे सबूतों को जुटाए जाने का इंतजार है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुलजिम हैं जो अभी पुलिस की जद में नहीं आए हैं। कुछ एक भारत में हैं और कुछ एक विदेश में हैं। हथियार पुलिस ने इस मामले से जुड़े हुए ज़्यादातर बरामद कर लिए हैं, और उनकी फॉरेंसिक जांच भी कराई है, और उनके बारे में सबूत के तौर पर चार्जशीट में उसे मेंशन भी किया है। चार्जशीट में जो शूटर्स है उनकी आपस की बातचीत, किस तरह से जेल से परवाना निकला कत्ल का, और किस तरह से मारने के लिए सुपारी दी गई, कैसे उन लोगों ने एक दूसरे से बात की, कैसे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहे, इन सारी चीज़ों का जिक्र चार्जशीट में ऑलरेडी किया जा चुका है। और रही इस मामले की सीबीआई जांच की बात, तो बीच में वो बात भी उठी थी, क्योंकि एक वकील हैं जिन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उनका नाम है जगजीत मिल्खा सिंह। जगजीत मिल्खा सिंह जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं, और इन्होंने याचिका दाखिल करके ये कहा था कि इस मामले में इंसाफ तभी हो सकता है जब स्पीडी इंसाफ तभी हो सकता है जब मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि पंजाब की एसआईटी इस मामले की बड़ी शिद्दत से जांच कर रही है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं लगा कुछ भी कि इस मामले में ऐसा कोई पहलू है जिसकी अनदेखी की जा रही है या जानबूझकर पुलिस उसको फॉलो नहीं कर रही है, तो जांच सीबीआई के हवाले की जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस की जांच पर संतुष्टि जताई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले की सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल इस मामले का लेटेस्ट अपडेट अगर मैं सारी बातों को समराइज़ कर दूं तो वो ये है कि इस मामले के ज़्यादातर मुलजिम पकड़े जा चुके हैं। जो 2 मास्टरमाइंड, मेन मास्टरमाइंड है लॉरेंस विश्नोई, वो ऑलरेडी पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि वो ऑलरेडी जेल में बंद है। दूसरा गोल्डी बराड़, उसे पुलिस कनाडा से प्रत्यर्पण करके भारत लाने की कोशिश कर रही है। चार्जशीट, मेन चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ट्रायल पर अभी ये मुकदमा आना है। जब ये मुकदमा ट्रायल पर आएगा तो मानसा की अदालत में ही इस
केस की सुनवाई जो है वो शुरू होगी। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये मामला ट्रायल के स्टेज में भी पहुंचेगा और जैसे जैसे मुलजिम गिरफ्तार होते जाएंगे, चाहे वो प्रत्यर्पण के ज़रिए हो या भारत में जो लोग छुपे हुए हैं उसके ज़रिए हो, वैसे वैसे इस मामले में उनके खिलाफ भी आगे चार्जशीट और जानकारियाँ पुलिस दर्ज करती रहेगी, कोर्ट को भी अपडेट करती रहेगी। तो अभी हम इंतज़ार ही कर सकते हैं इस मामले में। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चलना है, जैसा कि वहाँ की सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है। बस फिलहाल इंतज़ार ये है कि जल्द से जल्द ये मामला जो है अपने अंजाम तक पहुँचे और जो भी इस मामले में गुनहगार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा हो। और चूँकि मामला कत्ल का है तो जाहिर है कम से कम आजीवन कारावास की सज़ा तो होगी अगर गुनहगार पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं तो। और अगर अदालत को लगा कि मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आता है, इतने बड़े कलाकार को मारा गया है, तो बहुत मुमकिन है फांसी की भी सज़ा हो। लेकिन वो अभी दूर की कौड़ी है, कब ये हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। अब बात मेरे पिछले फॉलोअप के एपिसोड की, जिस एपिसोड में हमने सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बारे में बातचीत की थी और आप लोगों को उसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी बताया था। ये भी बताया था कि उस मामले की जांच सीबीआई के पास है, लेकिन सीबीआई ने जब से उस मामले की जांच अपने हाथ में ली है तब से लेकर आज तक सीबीआई ने एक भी लफ्ज़ उस मामले की तफ्तीश को लेकर ऑफिशियली या अनऑफिशियली डिस्क्लोज़ नहीं किया है, नहीं बताया है। इसको लेकर आरटीआई भी दाखिल की गई थी, लेकिन सीबीआई ने अपना मुंह उस मामले में सी रखा है। सीबीआई कब उस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी, कब उस मामले की जांच आगे बढ़ेगी या कोई स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई देगी, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन जो हमने कहानी सुनाई थी उसकी जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने फॉलोअप स्टोरी को सुनने के बाद उसकी बड़ी तारीफ़ भी की, लेकिन ऐसे हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिन्हें वो सुनकर अच्छा नहीं लगा और उनको ये लगा कि शायद हम भी जो है ये बताने में लगे हुए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई बल्कि उन्होंने खुदकुशी की। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगा तो मैं अपनी तरफ से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हम तो देखिए पत्रकार हैं और मेरे हिसाब से एक पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना जो है वो सबसे बुनियादी चीज़ है। बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर हमने शुरू से यही सीखा, देखा, सुना और जाना है। जो भी बातें मैंने उस एपिसोड में आप सबको बताई थी वो सब तफ्तीश के हवाले से बताई थी, जो बातें तफ्तीश के दौरान सामने आई और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो बातें मौजूद है उसके हवाले से आपको वो बातें कही थी। बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो इमोशनली सुशांत के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। सच तो यह है कि मैं भी अटैच्ड हूँ, मैं उनका फ़ैन रहा हूँ, अब तो सुशांत रहे नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिल जाती हैं जो जानकारियाँ बहुत ऑथेंटिक नहीं होती, मगर लोग उन जानकारियों को अपने दिमाग में रख लेते हैं और फिर वो उससे बिल्कुल हटना नहीं चाहते, डिविएट नहीं होना चाहते। तो ऐसे लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि तफ्तीश में जो बातें आई हैं हमने अपनी फॉलोअप स्टोरी में उन्हीं बातों का जिक्र किया था और हमारा ऑब्वियसली ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम उस मामले को कत्ल करार दें या खुदकुशी करार दें। वैसे भी हमारे कहने से कुछ नहीं होता। जब देश की इतनी बड़ी एजेंसी उस मामले की जांच में लगी हुई है तो आने वाले कल में जब एजेंसी रिपोर्ट देगी अदालत में फैसला उसी के आधार पर होगा। सुप्रतिम बैनर्जी ने क्राइम तक में बैठकर क्या बोला क्या नहीं बोला, इससे उस मामले की जांच पर कोई असर नहीं पड़ना है। तो ये तो खैर मेरा स्टैंड था और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था और उन लोगों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू था जिनको ये लगा कि शायद उस मामले में हमारा नज़रिया एक तरफा है। तो खैर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। भगवान छेत्री जी, मैं नाम लेना चाहूँगा, नदम अरीसाटेला, इस तरह से एक आईडी है, मैं हाँ वो एग्जैक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। गौरी समथिंग लिखा हुआ है, भट्ट। रूपा चट्टोपाध्याय का कमेंट आया है, मल्टी गुरुंग के नाम से एक आईडी है, इन्होंने जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत लिखा है। अजीत पी हैं, पीयू हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही है। मामोनी बरगुहा रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सिद्धार्थ भारद्वाज जी ने भी कमेंट किया है। NY नाई, बहुत भूटान से एक हमारे दर्शक हैं, उनका नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। असल में नाम अगर क्लियरली लिखा हुआ होता तो भी पढ़ पाता, क्योंकि यूट्यूब की आईडी में बहुत सारे वर्ड्स जो है एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, एंटेंगल्ड होते हैं कि उसको रिट्रीव करके सही नाम को पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। पूजा पंत जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। कृष्णा घोष जी हमारी रेगुलर लिसनर हैं, बहुत स्वागत आपका। और जॉठो मास के नाम से एक आईडी है। डॉन आसिफ अंसारी के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया है। सुशील यादव जी ने कमेंट किया है।
धीरज आर्य जी हैं, अनिकेत का कमेंट है, कुमार गौरव जी हैं, बहुत सारे दर्शक हैं और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, बहुत सारे नए नए दर्शकों ने भी कमेंट किया है। बहरहाल सारे लोगों के नाम और कमेंट एक ही एपिसोड में पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि जिस तरह से आप रोज़ क्राइम की कहानियों में आप मुझे सपोर्ट करते हैं और कमेंट्स करते हैं मेरी स्टोरीज़ पर, फॉलोअप पर भी आप अपनी राय, अपना कमेंट ज़रूर रखें। और सिद्धू मूसेवाला केस में जो मैंने आज आप लोगों को अपडेट दी, उस पर आप क्या सोचते हैं? सिद्धू मूसेवाला केस में आप सबको इंसाफ की उम्मीद कब तक है? प्लीज़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना माइंड ज़रूर शेयर करें। मुझे आपके कमेंट्स, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और हाई प्रोफाइल केस के फॉलोअप के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।